हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे मेरे बच्चों। और हम लोगों ने रेजोनेंस के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था। कुछ और फैक्ट्स आज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्पेशल आज एम्फसाइज करूंगा मैं क्वेश्चंस पर, जो कि आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशंस में। तो हम लोग जो पिछला पढ़े हुए थे उसको थोड़ा याद रखेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस आसानी से हो सकें, और बाद बाकी रूल्स आगे के पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ये शीट्स आपके पास पहुंच गई होंगी। और ये लास्ट हमारा रूल था जो कि हमने पढ़ा था। इफ इन एनी केस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल एंड द ऑक्टेट रूल आर कोइंसाइडिंग, देन the octet rule is preferred over electronegativity rule। ऑक्टेट रूल को प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल पर। और ऑक्टेट रूल से रिलेटेड जो जानकारी थी वो कल मैंने आपको दी थी कि अगर कंपाउंड में, स्ट्रक्चर में सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो इट विल बिकम मोर स्टेबल, irrespective of the fact that the more electronegative atom containing the positive charge। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? बेटा देखिए, रूल नंबर नेक्स्ट। greater the number of resonating structures, greater is the resonance energy and greater is the stability। जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी होगी और उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। मैं ये भी कह सकता हूं उतना ही इन्वॉल्वमेंट होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, ये कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, इसके लिए मैं रूल लिखा रहा हूं नीचे। लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी अटपटी है कि अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात तो बिल्कुल सही समझ में आ रही है। लेकिन ये रिजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आज तक हमने यही पढ़ा है कि जब एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। नीतू, आयुष, मैं सही बोल रहा हूं? इफ द स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग द एनर्जी डिक्रीजेस। लेकिन जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी नहीं। तो अगर मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज कर रही है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, ये ऑब्वियस सा फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं की जा रही, मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी की बात की जा रही है। तो जरा मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो यहां लिख देता हूं कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ resonating structures, which is further directly proportional to the resonance energy। देखो, अभी तो आपको रेजोनेंस एनर्जी
बहुत अटपटी लग रही है, लेकिन 1 मिनट आप मेरी बात समझेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कहा जाए। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी 100 थी, ठीक है ना। अब उस मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उसकी एनर्जी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो मैंने नीचे की तरफ साइन लगाया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 75 हो गई। अच्छा चलो, एक और मॉलिक्यूल है उसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस के कारण NaNCE, वैसे इसको मिटाना ही है मुझे, रेजोनेंस के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है 50 हो गई। एक और मॉलिक्यूल है उसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 25 हो गई। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं शुरुआत में मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी 100 थी, रेजोनेंस होने के कारण देयर इज ए डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी 75। इसमें और ज्यादा पावरफुल रेजोनेंस था, और ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई 50। इसमें और ज्यादा बने, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई 25। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस। तो जरा ध्यान दीजिए, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आई उससे 100 में डिफरेंस कितना आया? 25। इसमें डिफरेंस कितना आया? 50। इसमें डिफरेंस कितना आया? 75। तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। निखिल, अजय, हिमांशु, अंशिका, बात समझ में आ रही है? तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी डिक्रीज कर जाएगी। नीतू, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? तो according to the data, you can easily imagine that or understand that as the potential energy decreases, the resonance energy increases, because resonance energy is the gap. समझ बात आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। चलिए थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। ये मैं मिटा दूंगा, ये वाला पार्ट कोई ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए, तो ये मैं मिटा दूंगा। ये एक जनरल मैंने आप लोगों को बात बताई थी रेजोनेंस एनर्जी समझाने के लिए। ये रेजोनेंस एनर्जी। अब मेरे बच्चे, हम जो है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने जा रहे हैं। इसको एंट्री देनी पड़ेगी, 2 मिनट रुको। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ number of resonating structures। बेटे मैं यहीं से देखो, ऊपर वाली लाइन में थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। यस सर। नंबर फर्स्ट, if the molecule is simply conjugated, that is having no phenyl ring। मेरे बेटे फिनाइल रिंग क्या होती है? फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग C6H5 पीएच से डिनोट करते हैं बेटा, इसे याद रहेगा।
मैं ये कहना चाहता हूं फिनाइल रिंग का मतलब है C6H5। बेंजीन होता है C6H6, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। ये इसको ऐसे भी लिखते हैं मेरे बेटे, इस तरीके से। ये फिनाइल। चलिए, अगर कोई फिनाइल रिंग प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ resonating structures is equal to number of conjugated positions। बेटे ध्यान देना, एग्जाम्पल देखो, एक मैं बताऊंगा फिर आप लोग अपने आप बताएं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई सिग्मा पाई। तो कितने पोजीशन हो गए कॉन्जुगेटेड? दो, एक ये वाला पाई और एक ये वाला पाई। तो यहां पर नंबर ऑफ सीपी मतलब कॉन्जुगेटेड पोजीशन कितने हैं? दो। तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS कितने हो गए बेटे? दो। ठीक है, अगला देखो, मैं कह देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH। अब जहां पर ऑक्सीजन आ जाता है उसके दाढ़ी और मूछ बना दी जाती है। बताता हूं बेटे, तो यहां पर दोबारा देखो हिमांशु, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन कितने हैं? एक पाई और एक लोन पेयर, दो ही पोजीशन। पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है, तो कितने कॉन्जुगेटेड पोजीशन है? दो, एक पाई एक लोन पेयर। आयुष समझ में आ रहा है? देखो यहां पर कितने कॉन्जुगेटेड पोजीशन थे? एक पाई दूसरा पाई, दो पाई थे। पाई सिग्मा पाई, तो दो ही तो पोजीशन थे। कैसे यहां पर कितने? दो ही हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर, दो ही कॉन्जुगेटेड पोजीशन। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन दो हैं। तो बेटा बताओ नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे भैया। निकाल पाओगे? हाँ सर। हैविंग नो फिनाइल, नंबर जहां लिखूंगा वहां एन कैपिटल बनाऊंगा, और जहां नो लिखूंगा वहां एन स्मॉल बनाऊंगा। नंबर जहां लिखूंगा वहां एन कैपिटल और ओ, और उसके बाद एक पॉइंट भी लगाऊंगा। ठीक है? हाँ, जितने कॉन्जुगेटेड पोजीशन होंगे उतने ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत, मतलब ये कोई, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन शर्त है कि फिनाइल रिंग नहीं होनी चाहिए। अगर फिनाइल रिंग आ जाए तो हम लोग जो है उसके लिए रूल चेंज कर। तो ये तो पहला रूल है। अच्छा, इस रूल में एक दो एग्जांपल और आपके लिए कराता हूं, देखो इधर ध्यान से। जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पर पॉजिटिव। बताओ नंबर ऑफ CP कॉन्जुगेटेड पोजीशन कितने हो गए? बताओ जल्दी बोलिए। वेरी गुड, दो हो गए। तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए बेटे? बताओ, दो हो गए। आयुष टाइप किया करो बच्चे, निखिल आप भी टाइप किया कीजिए। चलो दूसरा देखो, मैं कहता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पर निगेटिव। बताओ बेटे नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन कितने हो गए? बेटा दो है, एक पाई एक निगेटिव। तो बताओ बेटे निखिल, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वेरी गुड, दो हो गए। ये तो पहला रूल। इस रूल में शायद किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। महक समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ। अब है रूल नंबर 2, इफ द सिस्टम हैव फिनाइल फिनाइल, अगर सिस्टम के पास
फिनाइल रिंग प्रेजेंट हैं तो क्या होगा? चलिए, तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर 3 फॉर ईच फिनाइल पीएच रिंग प्लस 1 फॉर ईच कॉन्जुगेटेड पोजीशन। चलो बातचीत करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूं और मेरे साथ एग्जाम्पल ध्यान से देखें। मैं पीएच लिख सकता हूं, मैं C6H5 लिख सकता हूं, या मैं ये स्ट्रक्चर बना सकता हूं। ये पीएच है। इस CH2 पर एक पॉजिटिव चार्ज लगाए दे रहा हूं मेरे बेटे, इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकैटायन। ठीक है बेटे, ठीक है। जरा इधर देखेंगे। अब मैं लिख रहा हूं C6H5 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5 और इस पर पॉजिटिव नाम बता चुका हूं, फिर भी लिख रहा हूं, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड। और ये बनाए दे रहा हूं C6H5 का होल थ्राइस, 3 लगे हुए मेरे बेटे इस कार्बन से, होल थ्राइस लिख सकता हूं। इस तरीके से इसको होल ट्वाइस लिख सकता हूं। और इस पर पॉजिटिव है और इसका नाम है डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। ठीक है बेटे, एक और बना रहा हूं मेरे बच्चे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पर पॉजिटिव, सॉरी डाइनी फ्राई, सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ट्राई ट्राई, और ये है पॉजिटिव, और इसका क्या नाम हो जाएगा बेटे? एलाइलिक, एलाइलिक कार्बोनियम, कार्बोनियम। निखिल बहुत बढ़िया है, योर आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सभी बच्चे इसमें नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालेंगे। हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ऊपर फॉर्मूला है? एक फिनाइल रिंग के लिए 3, नहीं निखिल इसका गड़बड़ कर दिया, बाद बाकी सबका तो आपने सही किया। एक फिनाइल, अच्छा अच्छा, ये लास्ट वाले का दिया होगा आपने, यस यस यस, सही है आपका, बिल्कुल सही है, लास्ट वाले का सही। अब इधर सभी बच्चे देखेंगे, और कोई बच्चा आंसर दे सकता है इसका? मैं चैट बॉक्स में हूं आपके साथ, देखो मेरे साथ देखेंगे। एक फिनाइल रिंग के लिए 3, और फिनाइल रिंग के बाद ध्यान से देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, एक कॉन्जुगेशन भी है। ध्यान से देखो, फिनाइल रिंग में पाई बॉन्ड है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। वेरी गुड आयुष। तो इसका हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4। अच्छा इसका बताइए कितने हो जाएंगे? 2 फिनाइल रिंग लगी हैं, 7 हो जाएंगे हिमांशु। 6 नहीं, 2 फिनाइल हैं और एक कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन तो एक ही है, हर फिनाइल रिंग पर पाई बॉन्ड है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, किसी भी एक से कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन तो एक ही। तो क्या हो जाएगा? 3 + 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। हिमांशु समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ की? गुड, बढ़िया। यहां पर क्या हो जाएगा? ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल का मतलब 3 फिनाइल रिंग लगी हैं। वेरी गुड अजय, 3 + 3 + 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। वेरी गुड, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। अच्छा इसका क्या होगा? इसमें कोई फिनाइल रिंग नहीं लगी, तो इसमें क्या होगा? ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल में क्या करते हैं? जितने कॉन्जुगेट, वेरी गुड, सबके आंसर सही है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो कुल मिला के 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। अच्छा हमारे पास रूल क्या था?
as the number of resonating structure increases, resonance energy increases, stability also increases. तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं मेरे बेटे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। मैंने क्या रूल बताया था, मैं ध्यान से देखेंगे, ये वाला रूल ही सिर्फ मैंने समझाया है बच्चों को कि जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, बस यही लिखा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज द रेजोनेंस एनर्जी एंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। क्लियर? चलिए Yes, sir. भैया आगे बढ़ते हैं। इसमें बताओ बेटा, अब तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बता दिए, तो कैन यू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी? यस आयुष, Yes, sir. बहुत बढ़िया, दोनों तीनों बच्चों ने सही आंसर दिया है। अंशिका बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड, थर्ड के बाद होगा सेकंड, सेकंड के बाद होगा फर्स्ट, 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फर्स्ट के बाद होगा फोर्थ, क्योंकि उसमें 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि CH3 CH2 Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक, बेंजाइल नहीं बेटा, ध्यान रखना फिनाइल है, तो बेंजाइल क्लोराइड मत लिख देना। बेंजाइल होता है C6H5CH2, ये फिनाइल, और फिनाइल पे डायरेक्टली Cl लगाए तो नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि this bond length is X, this bond length carbon to chlorine is Y, and this bond length carbon to chlorine is Z। ये कार्बन टू क्लोरीन है, कार्बन से लगा हुआ, बना के दिखाऊं? इस तरीके से लगा होगा ना बेटा, Cl, कार्बन टू क्लोरीन लगाए, हाइड्रोजन टू क्लोरीन मत कर देना, ठीक है ना, कार्बन टू क्लोरीन, दिस बॉन्ड लेंथ इज Z। क्वेश्चन ये है, इफ X, Y and Z are the bond lengths, if X, Y and Z are the bond lengths, then find out the correct option. Number first, X, Y, Z. Number second, X, Y, Z. Number third, X, Y, Z. And number fourth, X is not equal to Y, but that is equal to Z. चलिए, इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इथाइल क्लोराइड की बात करूं तो इथाइल क्लोराइड में कोई भी रेजोनेंस नहीं। अजय, और आंसर इज रॉन्ग।
इथाइल क्लोराइड में कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं। 6 तरीके कॉन्जुगेशन मैंने बताए थे आपको, पाई टू पाई, पाई टू पॉजिटिव, पाई टू निगेटिव, पाई टू लोन पेयर, पाई टू फ्री रेडिकल और लोन पेयर टू पॉजिटिव। लेकिन इसमें किसी भी तरीके का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये कार्बन टू क्लोरीन जो बॉन्ड है ये प्योर सिंगल बॉन्ड होगा। जरा दूसरा देखते हैं। जहां कहीं क्लोरीन होता है उसके सिर पे बाल उगा दिए जाते हैं, दाढ़ी बना दी जाती है और मूछ बना दी जाती है हैलोजेंस में। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो पाई सिग्मा लोन पेयर का एक बढ़िया कॉन्जुगेशन आपको दिखाई देगा। अगर पाई सिग्मा लोन पेयर का ताकतवर कॉन्जुगेशन इसमें आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर हो जाएंगे 2। और इसमें सिंगल बॉन्ड, कौन सा सिंगल बॉन्ड? ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं। सिंगल बॉन्ड विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और आपने सुना है, वैसे मैं इसको लिखा भी दूंगा अगर आप चाहोगे तो, पिछली भी क्लासेस में आपको मैंने समझाया है कि डबल बॉन्ड अगर आ गया तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, जरा इसकी बात करते हैं। अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करूं मेरे बच्चे, और क्लोरोबेंजीन में इस बॉन्ड की बात करूं, वेरी गुड अंशिका, आपका आंसर सही है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे डेवलप होंगे दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां पर भी जो सिंगल बॉन्ड होगा, कौन सा सिंगल बॉन्ड? कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन, ये सिंगल बॉन्ड will have partial double bond करेक्टर। यहां पर भी वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखेगा। तो अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखेगा, नहीं निखिल, आंसर आपका गलत, आप नहीं समझ पाए, ध्यान से देखिए, अभी मुझे पूरा बताने दीजिए। यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है और यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, लेकिन यहां पर जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है उसमें सिर्फ 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। लेकिन यहां कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 4। तो अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड करेक्टर भी ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए, और अगर डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज करेगी। तो ये तो एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। वेरी गुड, सबका आंसर अब सही आ गया है। तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर मैं लगाए दे रहा हूं, अब सबका आ ही गया है। सॉरी, हाँ सही, एक्स सबसे बड़ा, फिर वाई और फिर जेड। क्यों? एक्स प्योर सिंगल बॉन्ड है, वाई में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, और जो जेड होगा उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे? ठीक है, बना के नहीं देखने, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, उस फॉर्मूले से आप इनके कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और। एप्लीकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, और वो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पर निगेटिव, ये है PH CH2 पर निगेटिव, ये है C6H5 का होल ट्वाइस CH पर निगेटिव, और ये है C6H5 का होल थ्राइस C पर निगेटिव। पहला क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन ये
कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पर फ्री रेडिकल, PH CH2 पर फ्री रेडिकल, नहीं निखिल, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड। ये जो आपने लिखा है इसमें, यही मैं इस पॉइंट को लिखा दूंगा आप लोगों को, आप परेशान। यहां मैं लिख रहा हूं C6H5 का होल ट्वाइस CH पर फ्री रेडिकल, और यहां मैं लिख रहा हूं C6H5 का होल थ्राइस C पर फ्री रेडिकल। हमें दोनों ही जगह हमको क्या निकालनी है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ जाएंगे अपने आप बताइए, इन दोनों में ही 2, इसमें 4, इसमें 7, इसमें 10। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो हमेशा इसी तरीके से दिखाई देगी। क्या आप समझ पा रहे हैं दोनों क्वेश्चंस? गुड, बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे की बात